जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। दहेज के मामलों में आजकल की अगर बात करें तो थाने और कचहरी भरे पड़े हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि उन मामलों में कितनी सच्चाई होती है और कितने झूठे वो मामले निकलते हैं। हालांकि अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो कम से कम 80% जो केसेस आते हैं, जो दहेज के मामले होते हैं, वो झूठे निकलते हैं और जिसमें जो जांच होकर जो आती है उसमें वो कहीं ना कहीं झूठे पाए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा ही एक मामला है जो बड़ा पेचीदा और पिछले लंबे समय से फंसा भी हुआ है। मेरे साथ एक दहेज के ही केस में आप कह सकते हैं कि उसमें जो व्यक्ति हैं, एक मामला यानी कि एक पक्ष आज हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। आज हमारे साथ अनिल कुमार सरोवा है। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से रहने वाले हैं आप, कहाँ की? और मेरा नाम मैं हिसार से रहने वाला हूँ और मेरी शादी 2014 में मंजीत नाम की लड़की से, दलबीर सिंह उसके फादर हैं, और जींद में हुई थी उत्सव पैलेस में। शादी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई थी। 27 बंदे गए थे और कोई डिमांड नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। और जो बिचौलिया है वजीर सिंह चौहान, उसने भी एक्सेप्ट किया है, आई हैव द एविडेंस। और उन्होंने कहा है कि कोई दहेज की डिमांड नहीं थी, ना कुछ था, बस वो एक एनआरआई के चक्कर में शादी उन्होंने कर ली। तो एनआरआई के चक्कर में उन्होंने शादी कर ली और अब उसके बाद उन्होंने दहेज का केस लगा दिया, जिसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया। कितने अमाउंट का जो है कि जो है उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई आपके खिलाफ, उसमें क्या क्या था? जी, मेरे पास ये लिस्ट है जो ये बताती है कि 40 लाख, लगभग 30 से 35-40 लाख रुपए की लिस्ट है ये। अच्छा। अब एक बताओ जी, एक लेबर क्लास है जो एसपीसीएल रिटेल पानीपत में है, पहले लेबर क्लास में था, अब प्रमोट होके क्लर्क बने हैं। और उसमें भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया उनके ऊपर। डिसिप्लिनरी एक्शन में ये उनकी एसपीसीएल की रिपोर्ट है मेरे पास। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें कहते हैं जी हमने तो 5 लाख रुपए हमने फैमिली फ्रेंड से लेकर शादी करी थी। अब इसमें बताइए, दोनों लीगल डॉक्यूमेंट हो गए हैं, ये भी और ये भी। अब इसमें सच्चाई कौन है ये वही बताएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये दहेज की लिस्ट है, ये सच्ची है, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन झूठा हो गया, नॉन कंप्लायंस में आ गया। अगर ये सच्चा है तो ये दहेज का केस झूठा हो गया। अब तो ये चीज तो वही पक्ष रखेंगे ना कि भाई सच्चाई क्या है। अच्छा नहीं, इससे पहले आपने दहेज वाला मामला तो उठाया ही, आपके खिलाफ जो है लॉन्च भी हुई और मामला जो है कोर्ट में चल भी रहा है। आपकी कब शादी हुई थी, आप उसमें कहाँ रह रहे थे, और पूरा मामला बताइए स्टार्टिंग से 2014 के बाद का। 2014 में शादी के बाद और मैं 15 दिन के बाद डेनमार्क चला गया था। उसके बाद 6 महीने बाद आया। मैंने कहा भाई तूने आइलेट्स के लिए कर लिया? बोला नहीं किया। कोई बात नहीं। मैंने उस लड़की को एक स्कूटी दिलाई ताकि वो अपना पढ़ाई करने से कर ले। स्कूटी उसको लेके दी और 15-20 दिन के बाद मैं फिर अपना जो रूटिंग वर्क है जो करना ही है, उसके बाद फिर चला गया। फिर मैं फ़ोन पे, उन्होंने बोला मैं उसको एक फाइनेंशियली उसको सपोर्ट के लिए मैं एक एटीएम कार्ड दे गया जो एक एनआरआई अकाउंट था जिसमें पैसे रहते थे काफ़ी, मतलब कि अपनी अपेक्षा से ज़्यादा ही पैसे मैंने दिए हुए थे और वो उसके पास रहते थे, वही मैंने फ्रीली यूज़ कर सकती थी। उसमें यहाँ से पैसे नहीं डल सकते, फॉरेन से ही पैसे डल सकते हैं। और जो वो अपने परिवार में रह के उस पैसे को यूज भी कर रही थी। और उसके बाद भी मेरे पे दहेज का केस हो जाता है। ये एक लॉ ड्राइव कैसे हो रहा है, उसको प्रिवेल कैसे कर रहे हैं लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करने के लिए है। अब लोगों का मतलब ये है कि भाई एक लड़की प्रताड़ित हुई दहेज के लिए, लेकिन उसको प्रिवेल कैसे कर दिया गया कि भाई प्रताड़ित हुई है, लेकिन ये जो जो खुद लिस्ट झूठी देती है, केस करती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने ऐसे ही एक मैंने कार्रवाई करवाने की कोशिश करी, डिप्टी कमिश्नर है, इनको भी कहा कि मिसयूज हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अब इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया है। इनके जो प्रॉपर्टी है वो उसमें आ गई है, बिचौलिया की भी प्रॉपर्टी उसमें आ गई है। अब ये कहते हैं कि भाई हमारी जो ईडी में कंप्लेंट गई हुई है, हमारे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की है, ये वापस लो ताकि हम वहाँ फिर समझौता करेंगे। और बार बार सिर्फ एक ही है जी, पैसे की डिमांड है। ठीक है, पैसे दे दो, हमारा समझौता कर लो, पैसे दे दो। 4-4 साल से है, कोर्ट में आते नहीं है। सबसे पहली बात है, कोर्ट में आना चाहिए। आपकी लड़की पीड़ित है तो कम से कम पेशी पे तो आओ। 4 साल हो गए, पेशी पे भी नहीं आते। 4 साल से मतलब पेशी पर नहीं आए, जो भी कोर्ट में कभी कहते हैं हम बीमार हो गए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और उनके वकील हैं टीसी तंवर, उन्होंने कहा कि मेरी इस लड़की ने शादी कर ली है, और लड़की ने अब दूसरी शादी कर ली। उसके वकील ने कहा है, वो भी मेरे पास एविडेंस है, मैंने कोर्ट में भी उसको बोला गया है।
कि उसने शादी कर ली है और आपकी जो एक बच्ची है उसके नाम पे 10 लाख रुपए दे दो, और बच्ची को क्रूल वर्ड यूज किया है, मार दोगे। एक बच्ची को कैसे मार देंगे ये पहले पूछना चाहता हूँ। और 10 लाख रुपए एक्सटॉर्शन किस बात की मांग रहे हो? मेरी बच्ची है, मुझे कैसे उसकी रेख देख करनी है मैं जानता हूँ। कोर्ट ने उन्हें कई बार बोला है कि आप अपनी बच्ची को लेके आओ, मिलवाओ, वो उसका भी उल्लंघन करते हैं। मतलब आपकी जो बच्ची है उससे आपको नहीं मिलवाया जा रहा है, तो कोर्ट के आदेश नहीं है, कोर्ट कहेगी मिलने कोर्ट ने उन्हें बार बार बोला है, फोन उसमें वर्बली बोला है कि आप उसको मिलवाओ, बच्ची लेके आओ। कोर्ट के जो आदेश है उनकी भी अवहेलना कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरा क्या है कि फिर मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए गीता निकेतन स्कूल में गया कुरुक्षेत्र में, मुझ पे किडनैपिंग का केस लगा दिया गया अपनी बच्ची का ही, जो बिल्कुल निर्धार हुआ। उसमें इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद भी वो बिल्कुल जीरो पाया गया। ना स्कूल वालों के प्रिंसिपल ने कोई ऐसी वो बात कही, बोला जी नॉर्मल तरीके से आए थे, बच्चे के बारे में पूछा था बस, और वो एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे, उनकी कैसे कैसे पढ़ रही है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो कहती है हमें पैसे दे दो। मैं ये कोर्ट में आके पहले पेश तो हो, ये आप प्रताड़ित कैसे हो वो तो बताओगे। 7 समुंदर पार बैठा है एक बंदा, आप उसका एनआरआई अकाउंट लेके उसमें से पैसे यूज कर रहे हो, अपने फादर के घर में, अपने परिवार के घर में यूज कर रहे हो, और फिर भी देश के लिए प्रताड़ित हो रहे हो। तो पूरे समाज जानना तो चाहेगा कि प्रताड़ित कैसे हो रहे हो, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और झूठा है, अब ये दगाओ, आप खुद ही अपनी 2-2 स्टेटमेंट दे रहे हो लीगली। एक एचपीसीएल रिटेल पानीपत में डिसिप्लिनरी एक्शन में कहते हो 5 लाख रुपए लगाए हमने, वो भी दोस्त से लेके लगाए, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और जो लिस्ट दी है आपने, जो कोर्ट में आपने शामिल की है, एफआईआर में शामिल की, वो भी आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। अब ये दो आपने डिफर दे दिया, दोनों डिफरेंट है, उसमें 5 लाख, उसमें 40 लाख, तो सच्चाई कौन सी है? अच्छा, ये तो चलो आपने सारी चीज़ें बता ही दी, आपके ऊपर दहेज का मामला हुआ, उन्होंने जो एविडेंस मतलब जो एचपीसीएल की तरफ से आए और जो कोर्ट में आए वो दोनों, उनमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सुनने में आता है इसी बीच आपने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया था। जी हाँ, इतना प्रताड़ित कर दिया था कि बार बार हमारे घर में आते थे, और बिचौलिया वजीर सिंह चौहान, पालेराम उसका ताऊ, जय भगवान उसके चाचा जी, मंजीत और उसके फादर दलबीर सिंह, वो आए। और 2019 में दिवाली से अगले दिन आए और बोले कि हमने 6 महीने का टाइम चाहिए कि रिश्ता रखना है कि नहीं रखना। ये भी एक एविडेंस है जो बिचौलिया वजीर सिंह चौहान ने एक्सेप्ट किया है कि ये इंसिडेंट हुआ था। 6 महीने के दौरान इतनी क्रूरटी कर दी इस लड़की ने, इतना प्रताड़ित किया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और उसके बाद वो कोर्ट, मेरा चेहरा पूरा बाहर आ गया था, वो तस्वीर लगाई है मैंने कोर्ट में। उसके बाद भी देखो जी, उसके बाद जाके आगे जाके 6 महीने के बाद केस दहेज का केस डाल दिया। और तो केस का दहेज आफ्टर सुसाइड अटेम्प्ट हुआ आपके ऊपर? उसके अटेम्प्ट होने के बाद डाला गया। अच्छा। और वो भी बिचौलिया ने एक्सेप्ट किया है कि ये नॉलेज में है, उसके बाद डाला गया। वो एक्सेप्ट किया और बोला कि कोई दहेज डिमांड ही नहीं थी। और आपने तो बार बार कहा था कि भाई दहेज का केस क्यों डाला गया आखिर, आपको क्या लगता है उसके पीछे? बात है कि भाई दहेज डालेंगे, डर जाएंगे और पैसे भी दे देंगे और हमसे समझौता भी कर लेंगे और हमारे पैसे भी आ जाएंगे। भाई अब मतलब ये है कि आप दहेज का एक ऐसा यूज मिसयूज होने लग गया है 498 का, कि आज क्रॉस द बाउंड्री, यहाँ 7 समुंदर पार वाला बैठा है जो पैसे डॉलरों में, पाउंड में या फॉरेन करेंसी में कमाता है, वो भी दहेज के लिए वो कहता है प्रताड़ित हो रही है। और वो आप खुद एक लेबर क्लास में इतनी लिस्ट देते हो। कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है। वो आप बताते नहीं सरकार को, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है क्या नहीं है। और जब आप उसका खुलासा हो जाता है तो आप उसको फिर मारने की धमकी देते हो, धमकी ये देते हो हमारी कंप्लेंट वापस लो, हम फिर समझौता करेंगे। ये क्या चीज़ है? अब उस पर कार्रवाई के लिए मैंने ADGP पे भी लिखा है। और उसके अलावा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट नंबर WHRC 5219 में ये सारे एविडेंस मैंने ऑलरेडी ईमेल कर दिए, ताकि कल को सपोज करो मुझे बाई चांस कुछ हो जाता है तो कम से कम इंसाफ तो मिले, सच्चाई तो पता लगे लोगों को कि सच्चाई क्या थी। और उसका लड़का मनदीप है, 13 मई 2023 को कहता है कि मैंने ऐसी से दहेज दान दिया। उस लड़के ने मेरे पैसे यूज किए हुए 40 लाख रुपए से लिए थे, 40,000 रुपये मुझसे लिए। और वही लड़का कहता है हमने दहेज दान दिया। अब वही पूछ रहा हूँ भाई दहेजदार कौन सा दिया? तुमने 2 लिस्ट दे रखी है सरकारी, अब ये बताओ तो सही कौन सा है।
4 साल से मैं मेरा सारा कैरियर, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब ये बताइए कि इंसाफ कैसे होगा? पुलिस वाले को पैसे दे के दबा देते हैं, सामने आते नहीं। और मुझे अब पता चला है जी, मेरे अलावा काफ़ी लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसे किया हुआ है। अब ये सामने आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि इनके साथ क्यों किया आप लोगों ने। और ये तो सिंपल एक बात है, जब इनके बारे में पता लग जाता है लोगों को, ये कहते हैं जी आप अपना फैसला कर लो, चाहे लड़की हो, उनके घर में कोई लड़की शादीशुदा आए, चाहे कोई लड़का शादीशुदा आए, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ फिर फैसला कर लो, हमारे आपके साथ विचार नहीं मिलेंगे। भाई इलिसिट एक्टिविटी करके वो आप उसको कहते हैं हमारे विचार नहीं मिलेंगे, तो सच्चाई तो रही नहीं ना, सब कुछ मतलब कि करप्ट हो गया है। बिल्कुल। आप अभी सुन रहे थे अनिल कुमार, जो कि एक दहेज के मामले में फंसे हुए हैं, एनआरआई हैं। हालांकि एनआरआई थे, आज ये कहेंगे कि एनआरआई थे, क्योंकि ये विदेश में रहते थे, वहाँ कमाते थे अच्छा। और जींद की एक लड़की जिसके साथ इनकी शादी हुई, जींद के एक निजी होटल में इनकी शादी होती है। और आगे चलकर वो इन्होंने ये भी बताया कि वाइल्ड, ये क्या था, वो मतलब विदेश जाने की उसकी इच्छा नहीं थी। नहीं, इच्छा थी, उनको ये लग रहा था कि पूरा परिवार हम, वो जैसे पुराने टाइम में ना, आज से 30 35 40 साल पहले जैसे पंजाब में सरदार होते थे, पूरा परिवार ले जाते थे। इनके कंसेप्ट ये था कि भाई हमने 2 एनआरआई फंसा लिए हैं, दोनों एनआरआई हमें बाहर ले जाएंगे और हम ऐश करेंगे, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ओवरसीज एनआरआई मैरिज में साफ साफ कहा गया है, कोई भी कानून, कोई भी ऐसा उल्लंघन मत करना जो मिसयूज हो कानून का। और इन्होंने शुरू से लेकर शाम अभी तक का सारा मिसयूज किया हुआ है। जो एविडेंस बताते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट ही फॉलो नहीं करते, जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में इंडिया मेंबर है, उसका 140 कंट्री की कन्वेंशन के साथ डीड है कि हम करप्शन के साथ अगेंस्ट हैं। और ये खुद ही करप्ट हैं और बार बार बोलते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कानून क्या बिगाड़ लेगा। अब ये बताओ, कानून एविडेंस होने के बाद भी इनके ऊपर खिलाफ नहीं कर जाता, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? आप बताइए। बिल्कुल, ये मेरे साथ अनिल कुमार थे, जो कि हिसार के रहने वाले हैं। और दहेज के एक मामले में ये जो इनका विचाराधीन है अभी भी। और इसमें दूसरा पक्ष जो है, अगर आपने पक्ष रखना चाहे तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर भी आपकी स्क्रीन पर होगा। और साफ तौर पर कहें, इस मामले से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ देश के लोग ही नहीं, जो दहेज के झूठे मामले होते हैं, हालांकि हम झूठा नहीं अभी कहेंगे क्योंकि विचाराधीन है, हालांकि ये जांच का विषय है। हालांकि इन्होंने 2 एविडेंस ऐसे दिखाए हैं जिसमें जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जो शादी में पैसा लगाया, वो वहीं एक जगह कुछ हो रहा है और दूसरी जगह जो एफआईआर में दिया गया है वहाँ कुछ हो रहा है, जिससे साफ ये जाहिर भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज या फिर कहीं गोलमोल तो जरूर कहीं ना कहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। आप लोगों के कमेंट जरूर कीजिएगा, आजकल जो दहेज के मामले आते हैं आप लोगों क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या वो मामले झूठे होते हैं? आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।